हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट के कंप्लीट नोट्स को। अगर आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर आपको MCQ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 3 को बहुत ही आसान ढंग से कंप्लीट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 3 में आपको बेसिकली पढ़ना क्या क्या है। तो जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट, आपको टोटल 2 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला हो गया मनी और दूसरा होता है क्रेडिट। इस चैप्टर में बेसिकली बात करेंगे क्रेडिट का मतलब, तो इसका मतलब होता है लोन, और यहाँ पर आपको लोन के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे टॉपिक्स को बहुत ही आसान ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आपका दिया गया है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जो आपके पास पैसे है उसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, उसका यूज़ क्या है। तो जो मनी है वो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, यानी आपको कोई सामान लेना है, उस सामान के लिए आप पैसे को देते हैं और वहाँ से आपको कोई सामान मिलता है। तो ये क्या हो रहा है, एक एक्सचेंज का मीडियम है। आप अगर घर में कुछ पैसे को रखेंगे तो ना तो आप उसे खा सकते हैं, ना तो आप उस पैसे को रख करके उस पर सो सकते हैं, यानी कि उस पैसे का वैल्यू, उस पैसे का मोल कुछ नहीं है आपके पास जब तक आप उसको पैसे को दे करके आपके पास कोई सामान नहीं मिल जाए। तो इसका मतलब यही है कि जो मनी है वो आपका एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। वो इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, बीचवनिया की तरह काम करता है, जिसमें आप कोई सामान लेना चाहते हैं तो आप उसे पैसे देते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता भी है। चलिए बात करते हैं कि हम लोग मनी को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों लिए हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ी बैक में जाना होगा, जहाँ पर हम लोगों का बार्टर सिस्टम चलता था। अच्छा, बार्टर सिस्टम क्या होता है इसे अच्छे से समझ लीजिए, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो बार्टर सिस्टम का मतलब होता है सामान के बदले में सामान। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर वीट की दुकान खोली है और यहाँ पर राइस की दुकान है, तो आप क्या करेंगे, इसे राइस को वीट दिए, मतलब राइस वाले को वीट, और यहाँ से आप राइस ले लिए। यही हो गया आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक दूसरे से सामान को एक्सचेंज करते हैं, वही होता है बार्टर सिस्टम। अच्छा, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसे ही कहा गया है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये आपका एग्जामिनेशन में 100% आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपको पता है बार्टर सिस्टम में होता क्या है, एक सामान के बदले दूसरे सामान। अब यही में एक प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आना चाहिए। इसका मतलब होता है, एक एग्जाम्पल से समझिए, मान के चलिए यहाँ पर एक शूज़ बेचने वाला आदमी है, यहाँ पर वीट बेचने वाले हैं, और यहाँ पर मान के चलिए राइस वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन आता है कि शूज़ वाला को राइस चाहिए, ठीक है, लेकिन राइस वाला को शूज़ नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको वीट चाहिए। अब इस कंडीशन में क्या होगा, शूज़ वाले को तो जब राइस चाहिए तो राइस वाले के पास जाएगा, और राइस वाले बोलेगा कि मेरे को तो आपका शूज़ चाहिए नहीं, मुझे वीट चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर आपका जो मार्केटिंग है वो नहीं हो पाएगी, यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस नहीं हो पा रहा है। डबल का मतलब क्या हुआ कि आपके तरफ से जो डिमांड है उधर से भी आपको सेम तरह का फुलफिलमेंट मिल रहा है जो आपने उसे दे रहा है। तो इसका मतलब यही है कि आप उसे कुछ दे रहे हैं, सामने वाला आपसे कुछ ले रहा है, ये दोनों में कोइंसिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आप इसे जो एग्जांपल मैंने आपको बताया उसको बता करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल 3 मार्क्स का आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, आपको प्री बोर्ड में, बोर्ड में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मनी आपका आजकल के ज़माने में, नए ज़माने में आपका करेंसी नोट्स है, और जो कॉइन्स है वही आपके मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वही आपका मनी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पहले की, तो पहले के ज़माना में मेटेलिक कॉइन्स होते थे, गोल्ड कॉइन्स होते थे, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स, ये सब कॉइन्स से हम लोग मनी की तरह उसे ट्रीट करते थे। लेकिन आज के ज़माने में अभी आपको क्या क्या देखने को मिल रही है, अभी आपको करेंसी मिल रही है और दूसरा सिक्के मिल रहे हैं, या तो आपको चेक मिल रहा है, डिपॉजिट बैंक में मिल रहा है, सारा कुछ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में आता है। ठीक है, अब एक एक करके इसको डील करते हैं। सबसे पहले मॉडर्न फॉर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि अभी के ज़माने में। तो अभी के ज़माने में सबसे पहले तो करेंसी है, सभी को पता है। नोट्स और जो सिक्के होते हैं यही आपके करेंसी कहलाते हैं। तो इसे इशू कौन करता है, इसे करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नोट्स और करेंसी को इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब बोलती है कि मुझे पैसों की कमी है या फिर मुझे इतना नोट छापना है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही छापेगा। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल नोट नहीं छापती है, आपको याद रखने चाहिए। ठीक है,
कोई अलग से कोई भी इंडिविजुअल या तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम नहीं कर सकती है, कोई नोट नहीं छाप सकती है एक्सेप्ट जो आपके ऑथराइज्ड है, यानी कि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखने होंगे। और दूसरा फॉर्म क्या हुआ मनी का? दूसरा फॉर्म हो गया डिपॉजिट्स इन बैंक। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो पेटीएम यूज़ करते हैं, आप जो बैंक यूज़ करते हैं, क्या उससे आप सामान नहीं खरीद सकते? बेसिकली आप उससे भी खरीद सकते हैं। तो पेटीएम से भी अगर आप पैसे दे रहे हैं और वहाँ पर से आपको कोई सामान मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ, ये भी आपका पैसे का ही एक फॉर्म हुआ, तो ये भी आपका एक मॉडर्न फॉर्म में आएगा। तो करेंसी और नोट तो आपके पास जो है वो तो सिक्के हैं ही, उसके अलावा जो आपके बैंक में डिपॉजिट्स है वो भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ है। ठीक है, उसमें करना क्या होता है कि आपके पास जो पैसे हैं वो आपको बैंक में जमा कर देना है और वहीं से बैंक वाले क्या करते हैं, उसी से आपको एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होने लगता है। अब आते हैं, एक फैसिलिटी आपको बैंक में भी मिलती है जो कि आपका होता है चेक। उस तरह से आप कह सकते हैं एटीएम, चेक, ये सब आपका फैसिलिटी मिलती है जिससे कि आप पेमेंट कर सकते हैं। तो एटीएम में तो बेसिकली आपको पैसे निकालने होंगे, लेकिन चेक एक ऐसा फैसिलिटी है जिसमें आपको पैसे निकालने नहीं है। वहाँ पर आपको एक पेपर मिलेगा जिसका चेक होता है, यहाँ पर आपको मनी, यहाँ पर सिग्नेचर करना होता है और इसको अगर आप सामने वाले को देते हैं तो वो अपना बैंक में देगा और उसके बैंक में ये पैसे आ जाएंगे। तो ये भी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ एक्सचेंज है, ये भी एक मनी का एक मॉडर्न फॉर्म है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। अब हम आपको बताए थे कि जो सेकेंड टॉपिक पढ़ना है वो आपको पढ़ना है क्रेडिट के बारे में। तो क्रेडिट का मतलब ही होता है लोन। तो लोन जो है वो आपको प्रोवाइड कौन करता है? तो अगर आप मॉडर्न ज़माने में बात करें तो आपको बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, और भी कुछ के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जो बैंक है वो करता क्या क्या है। तो जो बैंक है वो मीडिएटर का काम करता है डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में। ठीक है, बैंक आपका एक मीडिएटर है, डिपॉजिटर और बोरोवर का बीच वाला है। यानी कि आपको पैसे जमा करने हैं तो आप बैंक जाइएगा, अगर आपको पैसे लोन में चाहिए तो भी आप बैंक जाइएगा। तो ये आपको दोनों को सुविधा देती है। ठीक है, बैंक अपना पैसा नहीं छापती है, ना तो बैंक के पास अपना खुद का पैसा होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, तो आप पूछेंगे कि उनकी कमाई कैसे होती है। ठीक है, आपको तो इतनी सुविधा दे रहे तो उनकी कमाई कैसे होती है? वो तो अपना नोट छाप नहीं सकते हैं। तो उनकी कमाई इस तरह से होती है, आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपने 10,000 रुपया पैसा डाल दिया बैंक में। ठीक है, और इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10% का इंटरेस्ट बैंक से पैसे मिले। अच्छा, इसमें तो आपको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन इसमें तो बैंक का घाटा। तो बैंक कमा कैसे रहा है? तो बैंक का कमाने के लिए वो जब लोन देता है, तो लोन जब देगा तो वो 10% पे नहीं देगा, वो लोन देगा 15% पे। ठीक है, तो जब लोन दिया 15% पे और यहाँ पे आपको मिला 10%, तो ये आपका ही पैसा को लोन वाले को दे देता है। आपने 10,000 रुपया दिए और उसी पैसा को लोन वाले को दे देता है और वहाँ से वो 15% का गेन करता है। तो इसी में से जो 5 और 10% तो आपको मिल गया, जो 5% का जो मार्जिन हुआ वही बैंक का असली कमाई होता है, वही बैंक का ओरिजिनल कमाई होता है। ठीक है, इसको आप लिख कैसे सकते हैं? इसे लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग मनी एंड द इंटरेस्ट डिपॉजिटेड मनी इन द इनकम ऑफ इज द इनकम ऑफ बैंक। समझ में आया? जो डिफरेंस होता है, आपने पैसा जमा किया उसका इंटरेस्ट और जो सामने वाला लोन ले रहा है उसका इंटरेस्ट, दोनों का जो डिफरेंस होता है वही बैंक का असली कमाई होता है। तो इसको आप अच्छे से लिख दीजिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। अभी आपको बताए कि लोन ही क्रेडिट का नाम है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा क्रेडिट होता क्या है, तो बेसिकली आप बोलिएगा ये एक तरह का लोन है और इसे लोन ही कहते हैं। तो 2 क्रेडिट सिचुएशन आता है। आप अगर लोन लेंगे तो आपके पास 2 सिचुएशन आता है। ठीक है, दोनों सिचुएशन के बारे में अच्छे से डील करते हैं। सबसे पहला तो सिचुएशन होता है कि एक सामने वाला आदमी लोन लेता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए और प्रॉमिस करता है कि अगले साल मैं इस लोन को पूरा कर दूंगा, जब मेरा प्रोडक्शन अच्छा होगा तो इस लोन के जो पैसे हैं मैं आपको दे दूंगा। ये कंडीशन हुआ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द ईयर ही मेक्स अ गुड प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड ही इज एबल टू पे द अमाउंट, देयरफॉर दैट पर्सन बिकम्स बेटर ऑफ देन बिफोर। इसका मतलब क्या हुआ? पहला कंडीशन में एक व्यक्ति लोन लेता है और बैंक से लोन लेने के बाद वह क्या करता है? अपना प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करने के बाद उसमें उसको
बेनिफिट होता है, और बेनिफिट होने के बाद वो सामने वाला को लोन चुका देता है। इससे क्या हो गया, जो उसने लोन लिया उससे उसका कंडीशन अच्छा हुआ और भी अच्छे कमा लिया, तो ये उसके लिए अच्छा हुआ, लोन उसके लिए अच्छा हुआ। ठीक है, दूसरा कंडीशन लेते हैं। मान के चलिए सामने वाला व्यक्ति लोन लेता है, ठीक है, प्रॉमिस भी करता है कि मैं आपको एंड ऑफ द ईयर में लोन दे दूंगा, लेकिन उसका प्रोडक्शन ख़राब हो जाता है, उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है और वह लोन को चुकाने में असमर्थ हो जाता है, वह लोन को नहीं दे पाता है, तो वही उसका डेट ट्रैप हो जाता है। उसी को कहते हैं डेट ट्रैप। इसका मतलब समझ में आया। पहले सिचुएशन में जब सामने वाला व्यक्ति लोन लिया तो उसके लिए बेनिफिटेड था, क्योंकि उससे उसने प्रोडक्शन ज़्यादा किया और लोन भी चुका दिया और उसका बेनिफिट भी हो गया। लेकिन दूसरा कंडीशन में सामने वाला व्यक्ति जब लोन लेता है तो उसने चुकाने में असमर्थ हो गया और उसके बाद वह डेट ट्रैप में फंस गया। अब वह लोन के जाल में फंस गया, बार बार बैंक और इसके चक्कर करते हुए वो लोन के एक ऐसे जाल में फंसा है जिससे उसका निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो एग्जामिनेशन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेट ट्रैप होता क्या है, तो उसे आप आसानी से लिख सकते हैं कि अगर आप लोन लेते हैं, प्रॉमिस भी करते हैं, लेकिन लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो वो हो जाता है आपका डेट ट्रैप। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जो आप लोन लीजिएगा तो लोन लेने समय आपके पास कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ कुछ आपको वर्ड्स होंगे, सुनने को मिलेंगे जो आपको नए होंगे, तो उसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. In addition, lenders also demand collateral security against loans. तो अभी आपको बताया कि जब लोन लेने जाएंगे तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको बताया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट कितना है, और आपको उसी रेट के हिसाब से अगले साल या फिर जब भी आप लोन चुकाने का वादा किए आपको प्रिंसिपल अमाउंट उसको देना है, और उसके बाद उसको पैसे जो इंटरेस्ट के थे वो भी उसको देने होंगे। तो दोनों मिला करके आप उसको पेमेंट करेंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति आपको लोन दे रहा है तो वो आपको किस चीज़ को देख करके लोन देगा। अब आप जाइएगा कि सर मुझे 1 लाख का लोन दीजिए, तो आपको देख करके तो वो लोन देगा नहीं। स्टूडेंट है, आपको देख करके लोन देगा नहीं। क्या सोचेगा, क्या जब अगर मैं दे भी देता हूँ तो आप मेरे को चुकाएंगे कैसे लोन। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस कंडीशन में जो लोन देता है वो क्या करता है, सिक्योरिटी डिमांड करता है, कोलैटरल डिमांड करता है कि अगर आप लोन नहीं दीजिएगा तो मैं इससे ये पैसे ले लूँगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कोलैटरल क्या होता है। तो कोलैटरल इज एन एसेट ऑफ द बोरोवर्स विच इज़ गिवन टू द लेंडर एज अ सिक्योरिटी फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। जैसे आप पहले ज़माने में समझते थे कि अगर आप किसी से पैसे लेने जाते थे तो ज़मीन गिरवी रखना पड़ता था, उसी तरह से बैंक में भी, उसी तरह से आपको फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में भी आपको क्या करना पड़ता है, किसी चीज़ को सिक्योरिटी के तौर पे दिखाना होता है। अगर आप लोन लेने गए, आपके पास कुछ नहीं, अपने घर दिखाइएगा तो घर का सिक्योरिटी में आपको पैसे मिलेंगे, तो वही एक सिक्योरिटी होता है। अ लेंडर कैन यूज़ द एसेट which are held by him as security until the amount is loan prepaid. The lender has right to sell the assets of collateral when borrower fails to repay the amount of the loan in a specific period. अभी आपको बताएं तो आप क्या करिए, गिरवी की तरह पे सामान दीजिएगा, मतलब एक सिक्योरिटी दीजिएगा कि अगर मैं लोन नहीं दे पाऊंगा तो आप मेरा ये सामान को ले लीजिएगा। तो सामने वाला व्यक्ति के पास भी, जो आपको लोन दिया है उसके पास भी खुली छूट होती है कि अगर आप लोन को नहीं दे पाएंगे तो वो आपका सामान को ले लेगा और उसे बेच भी सकता है, उसका जो मन करेगा वो कर सकता है। तो यही आपका कोलैटरल है। एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कोलैटरल होता क्या है, तो बहुत अच्छे से लिखिएगा कि ये एक एसेट है बोरोवर के पास, उसके पास पहले से है, जो लेंडर को सिक्योरिटी के तौर पर देता है। ठीक है, अब आते हैं, 2 तरह का लोन लेने का आपका इंडिया में सिस्टम है। आप इंडिया में 2 तरह से लोन ले सकते हैं। पहला तो हो गया फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। दोनों के बारे में डिफरेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो फॉर्मल जैसा कि नाम है, इसका मतलब क्या हो गया, आप समझ सकते हैं इसे ऑफिशियल, एक तरह से आप समझ सकते हैं। तो ऑफिशियल तरीका होता है, इसमें आपको या तो बैंक से लीजिएगा या तो कोऑपरेटिव से लीजिएगा। इनसे अगर आप लोन लेते हैं तो इनका एक अलग सिस्टम होता है, वहाँ पर आपको एक इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो कम मिलता है, और साथ ही साथ आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती है लोन की वो अच्छी अच्छी मिलती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें कि कोई भी बैंक लोन देता है तो उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि नोट भी छापता है, वही सुपरवाइज करता है द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स।
अगर कोई बैंक आपको लोन देता है तो इसका जो सारा जो जिम्मेदारी, सारा जो देख रेख है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप पे निगरानी बनाए रखा है कि कौन सा बैंक किसको लोन दे रहा है, कि क्या क्या जो बैंक में काम चल रहे हैं सभी कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में चल रहा है। ठीक है, बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू whom एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। तो अभी आपको बताएं तो आप एक तरह से समझ सकते हैं तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो फादर ऑफ टोटल बैंक्स आप कह सकते हैं इन इंडिया का। तो इंडिया का जो फादर ऑफ बैंक है तो वो तो आपका हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सभी छोटे छोटे जो बैंक है वो आपको रिजर्व बैंक को बताते हैं कि मैंने अभी तक किसको किसको लोन दिया, कितना इंटरेस्ट दिया। तो ये सब होता है फॉर्मल सेक्टर का लोन का। अब आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर पे। तो इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है ऐसा सेक्टर जहाँ से आप लोन लेते हैं जिसका कोई फादर मदर नहीं होता है, जिसका कोई फादर मदर देखने वाला नहीं होता है। जैसे आप अपने दोस्त से लेते हैं, मनी लेंडर से लेते हैं, ट्रेडर से लेते हैं, एम्प्लॉयर से लेते हैं, रिलेटिव से लेते हैं, उनसे लोन लेते हैं तो उसकी कोई देख रेख नहीं होती है। उसमें आगे चल करके आपको ही पता है बहुत ज़्यादा झमेला होता है, कोई लोन चुकाता नहीं है, कोई इंटरेस्ट ज़्यादा मांगता है, तो इस तरह का आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इनफॉर्मल सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स है उसे आपको अच्छे से याद रखना होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया गया जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि सोर्सेस ऑफ क्रेडिट ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। जब आप गांव में बात करेंगे तो गांव में किस तरह से लोन लिया जाता है, तो वहाँ पे कोऑपरेटिव्स और कॉमर्शियल बैंक से ज़्यादा लोन लिया जाता है। उसके बाद आपको चार्ट में जो भी दिए हुए सारे नोट्स कर लीजिएगा आप पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर एक और टर्म आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखिए जब आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो आपसे कोलैटरल मांगेगा, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोलैटरल होगा ही। अगर आपके पास कोलैटरल रहता, अगर आप अमीर रहते तो फिर लोन लेने क्यों जाते? ये भी तो एक क्वेश्चन होता है। तो आपके पास जब कोलैटरल नहीं है तो आप क्या करिएगा? तब एक और सिचुएशन आया जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाया गया, SHG को बनाया गया। एग्जामिनेशन में इसके बारे में डिटेल में आता है 5 नंबर का क्वेश्चन, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा इस टॉपिक को। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब हो गया इसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं, अलग अलग लोग मिलके अपना ग्रुप बनाते हैं। अब मंथली और वीकली बेसिस पे वे लोग एक जगह पैसे इकट्ठा करते हैं, और एक बार जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो उसी पैसे को जो ज़रूरत रहेगा उन्हीं के ग्रुप में से जिनको ज़रूरत होगा उन्हीं के ग्रुप में से उनमें से कुछ पैसे को दे देते हैं, और वे लोग का जो सिस्टम है इसी तरह से चलता रहता है। इसमें बैंक का कोई इनरोलमेंट नहीं होता है। तो क्या हो गया कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम को फेस करता है, इस प्रॉब्लम को सिचुएशन को हटने के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया वो कहाँ पर बनता है? रूरल एरियाज़ में, गांव में बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बैंक का फैसिलिटी नहीं है। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल एरियाज। इवन इफ बैंक्स आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट एज इट रिक्वायर्स प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल। अभी आपको बताया बैंक से लोन लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा झमेला करने की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपको कोलेट्रल देना होगा, बहुत सारा आपको डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, तो ये सब आपको होता है प्रॉब्लम। एक और यहाँ पर टर्म है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो क्या होता है? 15 से 20 लोगों का ग्रुप होता है। अब वे लोग आपस में पैसा जमा करते हैं और उसी पैसे को चेंज करते रहते हैं रोटेशन में। ठीक है, एडवांटेज क्या क्या होता है इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। तो आपका एडवांटेज क्या होगा? सबसे पहला तो हो गया इट हेल्प्स बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। अगर आपके पास कोलेट्रल नहीं है तो भी आपको लोन मिलेगा। दूसरा क्या हुआ? पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी पर्पसेस एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। ये आपको फास्ट होता है, आप वहीं पे जमा कर रहे हैं, आपका ग्रुप बना हुआ है 15-20 लोगों का, तो बहुत फास्ट होता है, जल्दी से आपको लोन मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। तीसरा क्या है? SHGs आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द रूरल पुअर्स। जो आपके देहात में जो लोग रहते हैं गरीब, उस जगह पर SHG बहुत अच्छा रोल निभाता है, क्योंकि जल्दी पैसे मिलते हैं और उन लोगों को आगे जो सेटअप करना होता है वो जल्दी से कर सकते हैं। इट हेल्प्स वुमेन टू बिकम फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंट। इसका मतलब क्या हुआ? सेल्फ हेल्प ग्रुप देखा गया है कि जो बेसिकली औरतों के द्वारा बनाया गया है और ये विमेन लोग ही इसको संभालती है। बेसिकली गाँव में ये आपको देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद क्या था, रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन अ वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस। तो देखिए, जब आप लोन की तरह आपको बताया 15-20 लोग हैं वहाँ पे जमा होते हैं, पैसे जमा करते हैं, तो उस केस में उन लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पर वे लोग डिस्कस करती है अलग अलग सोशल इश्यूज़ को, कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप गाँव के लिए वरदान की तरह बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आई होप कि सभी को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, हमारे जो ऐप है उस ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए। क्रैक माई CBSE इसका नाम है। ऐप को खोजिएगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ पर क्लास 10th का है और इसमें आपको सारी कुछ मिल जाएगी जो भी आपको क्लास 10th में पढ़ना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी इसी तरह के और भी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।